हे यार, स्वागत करता हूँ मैं आज के आपके करंट अफेयर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आज 5 दिसंबर के करंट अफेयर की। ठीक है, तो आज की वीडियो, आज के न्यूज़पेपर में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, आज संडे है, फिर भी आज हम करंट अफेयर करेंगे। जो आज की खबरें हैं वो है जावेद साइक्लोन, दूसरा एमपी क्वेश्चन अलाउड डिसअलाउड, तीसरा है मैंडेटरी वैक्सीन क्या होती है, और तीसरा डैम सेफ्टी बिल, और पाँचवा है आपका एफपीआई। ये सब क्या है। अगली खबर है जावेद साइक्लोन और बे ऑफ बंगाल में जो फॉर्म हुआ है जावेद साइक्लोन फॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल टू ट्रैवल अलोंग आंध्र प्रदेश कोस्ट ऑन सैटरडे। शनिवार को ये ट्रैवल करेगा उड़ीसा के कोस्ट से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो ये क्या है, पहले हम देखेंगे ये साइक्लोन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये बना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन जो है बना है। इसका नाम क्या है, जवाद। तो आपको ये याद रखना है कि इसका नाम जो है वो जवाद है फॉर नॉन आई एस एग्जाम। ठीक है, नॉन आई एस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि हाल ही में आया हुआ साइक्लोन का नाम क्या है। ठीक है, और दूसरा इससे और क्या याद रखना है, इसका नाम दिया किसने है। ठीक है, इसका जो नाम है ये दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, ठीक है, कैन इमेजिन, मतलब आप अभी आपको बताऊंगा कि नामकरण संस्कार इसका होता कैसे है, कोई नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखो कैसे नाम रखा जाता है, बाय आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। ठीक है, जो आरएमसीएस होते हैं, जो वर्ल्ड के पैनल्स होते हैं, वो कुछ बनाते हैं ऐसे कुछ दुनिया में 5 ऐसे पैनल्स हैं जो साइक्लोन्स का नाम रखते हैं। ठीक है, जो हमारे एशिया और इंडिया का जो आसपास का ग्रुप है, जो थाईलैंड वाले इंडिया, इसमें 13 कंट्रीज अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उनके जो साइक्लोन्स के नाम आते हैं, 169 साइक्लोन्स के नाम आईएमडी में दिए हैं। 169 साइक्लोन्स के नाम। ठीक है, 169 याद रख लेना है आपको। 169 साइक्लोन्स के नाम जो है वो आईएमडी ने दिए हैं। ठीक है, तो इनका नाम संस्कार कैसे होता है आप देखिए। दूसरा, किस किस ने इसमें पार्ट लिया, तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी, यूएई, यमन। ठीक है, तो इन 13 जो देश हैं, ये 13 जो देश हैं, इनको आपको लिख लेना है कहीं पे। ठीक है, लेकिन इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। द नेम शुड बी न्यूट्रल ऑन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चर। जो नेम है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी पार्टी के नाम का नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी नाम का वो क्या बोलते हैं ना, साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, कांग्रेस नाम का साइक्लोन आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी या बीजेपी हॉन कांग्रेस, ऐसा नहीं कि बोल सकते ना कि कांग्रेस नाम का तूफान आ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कल्चर पे नहीं, किसी कल्चर को नहीं मतलब ठेस पहुंचानी चाहिए। फिर रिलीजन के नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदू साइक्लोन, मुस्लिम साइक्लोन, ऐसा नाम नहीं रहना चाहिए। भगवान पे नाम पे नहीं रहना चाहिए, राम साइक्लोन आ रहा है, ऐसा कुछ साइक्लोन आ रहा है, तो ऐसा साइक्लोन का नाम नहीं रहना चाहिए। और दूसरा बात क्या है, नेम शुड बी नॉट नेम शुड बी नॉट रूड और क्रूअल। नेम शुड बी नॉट क्रूअल, रूड नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब गुस्सा का नहीं रहना चाहिए। जावाद इसका मतलब होता है खुशी। ठीक है, जो जावाद वर्ड है अरबी शब्द, इसका मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो अच्छा वर्ड रहना चाहिए, कोई भी ऐसा रूड और क्रूअल वर्ड रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये बनाया जाता है आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसने कितने नाम दिए, तो 169 नेम्स इसने हाल ही में दिए हैं। और क्या है, जावाद किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो ये सऊदी अरेबिया के नाम द्वारा दिया गया है। इसके पहले सऊदी अरब ने भी एक नाम दिया था, गुलाब जिसका नाम था। ठीक है, और यश किसने नाम दिया, तो सऊदी ने दिया था। ठीक है, इंडिया ने इसमें 13 नाम दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब अगली न्यूज़ है, हाउ एमपी क्वेश्चंस अलाउड एंड डिसअलाउड। कैसे भी कोई एमपी का जो क्वेश्चन है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है, वो अलाउ और डिसअलाउड किया जाता है। तो हम इसी ब्लैंक स्लाइड में पूरा का पूरा जो डाटा है, मसाला है, वो समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानूँ कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट में आज मैं बताऊंगा डिबेट सेशंस, एमपी, ये सब क्या होता है, एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहले पार्लियामेंट को समझते हैं, व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में लिखा गया है। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में लिखा गया। अब हम दो पार्ट में बांटेंगे, लोकसभा देखेंगे और राज्यसभा देखेंगे। ओके, लोकसभा 81, राज्यसभा 80।
हम्म। अब लोकसभा की जो एबिलिटी होती है, लोकसभा की और राज्यसभा की जो एबिलिटी होती है, 25 साल भारत का नागरिक, 30 साल भारत का नागरिक। ओके। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो पीपल चॉइस, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ये जो लोकसभा है और ये राज्यसभा, ये हमारा अपर हाउस है और ये हमारा क्या है, लोअर हाउस है। ओके, ठीक है। ये है ये है पीपल्स हाउस और ये है एजुकेटेड हाउस। ठीक है, इनका चुनाव जो है पीपल, जनता करती है, इनका एमएलए करते हैं। ठीक है, लोगों के एमएलए करते हैं राज्यसभा के। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है, लोकसभा हर 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, लोकसभा का टेन्योर जो होता है 5 साल का, 5 ईयर्स का होता है। और राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, परमानेंट मतलब कोई लोग 6 साल बोलते हैं, 6 साल राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रहता है। कभी भी राज्यसभा जो हाउस रहता है वो कभी खाली नहीं रहता है। ठीक है, इसका जो चुनाव है वो 3 चरणों में 2-2 साल पे होता है। 2-2 साल पे क्या होता है, इसके पार्लियामेंट के 1/3 को राज्यसभा के पहले हटा दिया जाता है, फिर चुनाव होता है, फिर 1/3 का चुनाव होता है, फिर 1/3 का चुनाव, मतलब 33% का चुनाव जो है वो हर 2 साल पे होता है। ओके, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2020। ठीक है, अब इसमें पूरा राज्यसभा भरा हुआ है। ओके, अब होगा 2022 में 1/3 लोगों का इलेक्शन। ओके, 2022 में, फिर 2024 में होगा 1/3 लोगों का इलेक्शन, फिर बचे 1/3 लोग 2026 में होगा 1/3 लोगों का इलेक्शन। ठीक है, और फिर याद करो जो 2022 में आए थे उनका इलेक्शन होगा 2028 में, तो इनडायरेक्टली 6 साल तो उनके हो गए। फिर वापस उनका करो 2024 में जो आए थे 2030 में उनका होगा, तो वो इनडायरेक्टली 6 साल हो गया। लेकिन राज्यसभा कभी खाली नहीं रहता है। वाई? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जब मान लो इलेक्शन है तो कभी भी ऐसा रखा गया कि भारत की संसद कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए राज्यसभा जो रहता है वो कभी भी खाली नहीं होता है। ओके, अब आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसमें बैठते कौन है, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं। अब इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है गवर्नमेंट मेंबर और एक होता है प्राइवेट मेंबर। इसमें कैसे, तो सरकारी चीज़ है। जो मिनिस्टर होता है, कोई भी मंत्रालय मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो होता है गवर्नमेंट मेंबर। और कोई भी नॉर्मल एमपी रहता है, चाहे वो बीजेपी सरकार का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, लेकिन वो नॉर्मल एमपी है, कोई मिनिस्ट्री उसके पास नहीं है, तो वो रहेगा प्राइवेट मेंबर। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो आपके सामने आता है, एमपीज क्वेश्चन कैसे अलाउड और डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, तो अभी करंट में क्यों बना है तो मैं आपको ये बताता हूँ। एट द क्वेश्चन राज्यसभा वेणुगोपाल listed a reply on being what is the rules of raising, admitting and answering question in other house। तो अभी उन्होंने वेणुगोपाल जी ने और एक सुब्रमण्यम स्वामी थे जो जिन्होंने कमेंट किया इसके बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि जो लद्दाख में चीन की फौज आ रही है कि नहीं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट को लेके है, इसलिए इनकी बात को क्या किया, खारिज कर दिया गया। अब किन किन आधारों पर खारिज होती है, इससे पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे एक संसद चलती है उसको देख लेते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कुछ 3 प्रकार के क्वेश्चन, स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन एंड प्राइवेट क्वेश्चन। प्राइवेट मेंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला होता है स्टेट क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन का अर्थ होता है कि ओरली क्वेश्चन किया जाता है। और कब क्वेश्चन किया जाता है ये भी बता देता हूँ। जब हमारा पार्लियामेंट की मीटिंग चालू होती है तो 11 बजे से 12 बजे तक एक आर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर। इसी में से 1 घंटे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पहले इसमें स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अनस्टेट, जो रिटर्न क्वेश्चन, जिसमें 10 स्टेट क्वेश्चन के लिए आपको पहले मिनिस्टर को 10 दिन पहले कोई प्राइवेट मेंबर मिनिस्टर से पूछता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, 10 दिन का पहले इसको बता दिया जाता है कि मैं आपसे पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ। अनस्टेट क्वेश्चन में रिटर्न क्वेश्चन होता है जो आप ओरली नहीं दे सकते, रिटर्न में दिया जाता है। और एक होता है एडमिट, जो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है। ठीक है, किन आधारों पे खारिज किया जा सकता है तो ये भी देखो। जो राज्यसभा है इसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 47 to 50 में इसके बारे में लिखा गया है। और लोकसभा के 41 to 44 के बारे में, रूल 41 to 44 के बारे में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है,
अब अभी देखते हैं किस आधारों पे खारिज हो सकता है। वो नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं होना चाहिए, या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, या जो चर्चा चल रही है उससे बाद से चर्चा चल रही है पेगासस मुद्दे को लेके या ओबीसी बिल को लेके, तो यहाँ पे कोई दूसरा बात कर ले, यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ की बात कर ले। और अभी पेगासस मुद्दे पे हुआ था तो सब इन्होंने शांत कर दिया था। चेयरमैन में स्पीकर के पास पावर होती है कि वो क्वेश्चन को अलाउ करे या डिसअलाउ कर दे या पोस्टपोन्ड भी कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा किसी का क्वेश्चन 2 दिसंबर के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, 10 दिसंबर के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये पोस्टपोन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदर दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डैम सेफ्टी बिल एंड व्हाई तमिलनाडु इट अगेंस्ट इट। ये डैम सेफ्टी बिल क्या है और तमिलनाडु इसके अगेंस्ट क्यों है, हम इस पर बात करेंगे। अब डैम सेफ्टी बिल के बारे में जान लो। अभी क्या हुआ, फ्राइडे में पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ। 2019 में ही ये बिल लोकसभा से पास हो गया था और फ्राइडे को भी ये राज्यसभा से भी पास हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या होता है, जो ऑल यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में जो डैम हैं उनको एकत्रित किया जाएगा, एक किया जाएगा और 10 लोगों की सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, 10 मेंबर्स की, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के 7 अधिकारी होंगे और 3 यूनियन टेरिटरी से, 7 राज्य से और 3 यूनियन टेरिटरी से होंगे, ठीक है। इसमें लोगों चिंता की बात क्यों इसको लाया गया, पहले ये समझो। क्या बात थी कि 450 से डैम कंस्ट्रक्टिंग में पड़े हुए हैं, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेली यूजेस। तमिलनाडु इसके अगेंस्ट क्यों कि वो बोल रहा है ये फेडरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ठीक है। फेडरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ एम.के. स्टालिन वहाँ के जो सीएम है, तो कह रहे हैं ये फेडरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है क्योंकि इसमें पावर थोड़ी सी यूनियन को दी गई है। दूसरा ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कही जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है उनका। और इसमें जो उनका समर्थन है वो AIADMK और DMK दोनों पार्टी कर रहे हैं, वहाँ की ऑपोजिशन। तो ये तमिलनाडु की पूरी लेजिस्लेटिव इसके विरुद्ध है। अब ये एक्ट कैसा है ये बात की बात अलग है, पर डैम सेफ्टी बिल की ज़रूरत थी ऐसा लगता भी है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि हाँ यार सही था बिल, बट कुछ प्रोसीजर्स इसमें भी गलत थे, ओके। इसमें विरोध हो रहा है कि इसमें जो पावर थोड़ा ज़्यादा यूनियन को दे दी गई है, लेजर तो स्टेट को पावर देनी चाहिए क्योंकि स्टेट के पास ही ज़्यादा है, स्टेट के पास ही जो वो क्या बोलते हैं डैम है, तो पावर उनको ज़्यादा देनी चाहिए थी। बट जैसे आप देख सकते हो ओबीसी बिल क्यों इतना शांति से पास हो गया, रीजन ये था कि उसमें जो है फेडरल प्रिंसिपल्स को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और फेडरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देखो कोई भी देश को चलाने के, इंडिया में फेडरल प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस अलग इसलिए है क्योंकि हमने प्रिंसली स्टेट्स को एक किया है, ठीक है। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया है, एक किया था, इसीलिए हमारे यहाँ पे फेडरल प्रिंसिपल्स की ज़्यादा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हम यूनियन है। आपको ये भी क्योंकि आर्टिकल 1 में क्या भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग फेडरलिज्म को भी प्रमोट करते हैं थोड़ा बहुत, ओके। तो डैम सेफ्टी बिल क्या है ये सब आप समझिए। अगला न्यूज़ क्या है, वाई सम यूरोपियन नेशंस प्लान टू मेक वैक्सीनेशन मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। वहाँ पे वैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी, ठीक है, बिना वैक्सीन के वहाँ काम नहीं चलेगा, ऐसा माना जा रहा है। यूरोपियन नेशन कर सकते, तो यूरोपियन नेशंस ने बैठक बुलाई क्योंकि यूरोपियन नेशंस में क्या हो रहा है, कई लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं, ओके। तो हम अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया ने कंपलसरी कर रखी है अपने यहाँ पे वैक्सीन, और अगर अडल्ट के लिए और नहीं करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सब बैन हो जाए, उनके लिए एक तरह का लॉकडाउन है। जर्मनी भी यही किया है और ग्रीस ने भी यही किया है। बट सब नेशन जैसे यूके बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, हम अपने यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है उसको वॉलेंटरी रखेंगे, ठीक है। बट यूरोपियन यूनियन इस पर बात कर रहा है, यूरोपियन नेशंस भी कुछ बहुत सारे बात कर रहे हैं कि वैक्सीन को मैंडेटरी यानी कंपलसरी बना दिया जाए। अब जर्मनी ने तो क्या कर दिया, वहाँ की चांसलर ने क्या कर दिया है कि जो जिस अनवैक्सीनेटेड पीपल्स हैं उनके लिए लॉकडाउन हो गया है। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पब्लिक ऑफिस में जा नहीं सकते हैं, वो बाहर नहीं, होटल्स में नहीं जा सकते हैं, ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, वो किसी सरकारी सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो मैंडेटरी करने का एक अर्थ भी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लोकल में ट्रैवल नहीं कर पाओगे, रेलवे में ट्रैवल नहीं कर पाओगे एंड अदर थिंग्स है, रेस्ट्रिक्शंस लगा लो ना। मैंडेटरी से अच्छा होता है रेस्ट्रिक्शंस लगाना, पब्लिक खुद लेगी। क्योंकि क्या होता है, यूरोपियन नेशंस जो हैं ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं ना साधु बाबा हैं कि हाँ हम ह्यूमन राइट्स देते हैं। तो हाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि आप
कि ऐसी छवि बन गई है कि हाँ आप ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा तजुर्बा देते हो, तो यू हैव द रेस्ट्रिक्शंस लगा दो ना किसी चीज़ों पे। अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आए कि मैंडेटरी कर देना चाहिए कि नहीं, तो सबसे मेरे हिसाब से मैंडेटरी करने से अच्छा होता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। जैसे रेस्ट्रिक्शंस, अब रेस्ट्रिक्शंस लगाने के क्या होता है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो बोलेंगे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स ये भी तो है, आर्टिकल 21 राइट टू लीव। अगर वो आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप कोरोना फैला सकते हो। हम आपको मैंडेटरी थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो ये बहुत अच्छा अगर आइडिया रहेगा, क्योंकि अदर कंट्रीज रेस्ट्रिक्शंस कर रही है, पर मैंडेटरी आई थिंक इज नॉट गुड फॉर मैंडेटरी, क्योंकि मैंडेटरी से करने से पीपल के अंदर हो सकता है कुछ अलग चीज़ आ जाए, लेकिन लगभग हर कंट्री में लगभग मैंडेटरी है तो कुछ कर नहीं सकते। व्हाट मार्केट बैलेंसिंग बाय एक्ट बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिग्नल्स, ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ हुई, जरा इसको हम समझते हैं। क्या होता है, एफडीआई जो हमारे शेयर मार्केट्स में पड़ा था तो सब निकल गया एक ही दिन में। क्यों? ओमाइक्रोन वायरेंट जो इतना आ गया, मतलब कोई हुआ कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी विदेशियों ने पैसा निकाल लिया। लेकिन ऐसा खतरा होने लगा कि अब क्या होगा, अब लगता है कि जो जीडीपी मतलब शेयर मार्केट आराम से गिर जाएगा। बट हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्होंने हमारे देश के शेयर मार्केट को संभाल लिया, बस इतना इम्पोर्टेंट था। अब अदर न्यूज़ है, हाउ विल लिटरेट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द रिलेटिव्स ऑफ माइंड, ये ओपिनियन है, ठीक है, ये ओपिनियन है मैं आज आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में ना डेली ओपिनियंस आते हैं सब, ठीक है, कुछ ओपिनियंस इंडियन एक्सप्रेस में डेली आते हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि ओपिनियन आपके यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे जीएस पेपर 1 सोसाइटी को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें लिटरेचर फेस्टिवल्स की बात की गई है, ठीक है। लिटरेचर फेस्टिवल, व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य के त्योहारों की, वो भी माइनर छोटी लैंग्वेजेस की। ओके, इसमें क्या ऑथर ने कहा है कि हर जगह जो है वो इंग्लिश प्रमोट होती है। ओके, बट अगर आप देखो, नॉलेज तो नॉलेज होती है चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, चाहे आपके पास बंगाली में ही नॉलेज हो, बट इट इज़ नॉलेज। और हमारे इंडिया का क्या है कि अपने मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑथर ने लंबा चौड़ा लिखा है, तो मैं आपको ब्रीफ में करके बताता हूँ। अदर थिंग्स ये हैं कि कई जगह जो अभी देखा हमने जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, ओके, तो ये सब जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं ये सही है, इससे जो छोटी लैंग्वेजेस हैं इनको एक बढ़ावा मिलता है। तो आपसे यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि ये माइनर लैंग्वेजेस के बारे में क्या किया जाए, तो ये ओपिनियन आप लिख सकते हो, क्योंकि जब आपको एजुकेशन देना, नॉलेज तो नॉलेज है चाहे कोई भी भाषा में हो, तो इसको आप प्रमोट करने के लिए क्या करो। देखो, आप अगर यूपीएससी में कुछ ये ऑप्शनल डाल दोगे कोई छोटी लैंग्वेज को, तब वो प्रमोट नहीं होगी। जैसे आप फेस्टिवल करो नेशनल लेवल पे, मेन स्ट्रीम में जाने से अच्छा ये है ना कि आप उनको प्रमोट करो, उनके स्कूल्स खुलवाओ। मदर टंग आप देखोगे 22 लैंग्वेजेस, लेकिन मदर टंग हमारे इंडिया में कितने प्रकार के हैं। अब बिहारी इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, ठीक है, बट अब जो छोटी लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिले, आप हाँ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा ना दो तभी चलेगा, पर उनको जो एक मंच तो दो, एक साहित्य का मंच दो, एक कुछ मंच दो जिससे छोटी लैंग्वेजेस आएँ, जिससे ट्राइबल्स भी मेन स्ट्रीम में आ पाएँ। कभी आपसे पूछ सकता है कि ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम लाने का, तो उनकी लैंग्वेज को भी बढ़ावा दो, ठीक है। आप अगर आपको नहीं हो रहा तो आप ट्रांसलेशन वाली सिस्टम्स को रखो कि हाँ ये कहें और हम ट्रांसलेट करके दुनिया को दिखा दें, क्योंकि नॉलेज इंडिया, अब वर्ल्ड को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की, नॉट फॉर द किसी लैंग्वेज की, ठीक है। अगर नॉलेज कोई भी लैंग्वेज में, क्योंकि ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है। तो नॉलेज, ऐसा ऑथर का कहना है कि नॉलेज कोई भी भाषा में हो उसे प्रमोट करना चाहिए, माइनर लैंग्वेज का फेस्टिवल रखना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन फॉर जीएस पेपर 1 सोसाइटी। तो मैं डेली एक ओपिनियन भी आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। और फिर चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था ये, स्वामी युजिता शेट्टी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब विदाई लेते हैं हम आपसे, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब 2-3 न्यूज़ बची हुई हैं तो हम इसको कवर करेंगे कुछ समय बाद, इंटरनेशनल रिलेशंस की, ठीक है। तो बाय और गुड बाय एंड वेल डन फॉर यू।